हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो समानता के अधिकार से संबंधित है। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 और लास्ट आर्टिकल 18। मतलब 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल है वो समानता के अधिकार के तहत आते हैं। ठीक है। अब जो समता का अधिकार है ये औपचारिक समानता और वास्तविक समानता दो तरीके से संबंधित है। आर्टिकल 14 क्या बताता है? आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो विधि के समक्ष समता है भारत में वो हमने यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिए, और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए। विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या सामान्य नागरिक हो, सभी के लिए लॉ बराबर है। मीन्स किसी को भी ऐसा वो नहीं दिया जाएगा कि आप बड़े आप छोटे, जो रूल है वो रूल है। दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब ये ऐसा होता है जैसे समान लोगों कुछ विशेष लोग होते हैं, जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, इन लोगों के लिए इक्वल प्रोटेक्शन अलग तरह का कानून होता है, ये इनको उस तरह से हम ट्रीट करते हैं, तो ये इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत आएगा, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। और विधि के समक्ष शासन ये प्रोफेसर डाइसी ने दिया था, ये ब्रिटिश प्रोफेसर थे, इन्होंने कहा था विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसने दिया था? रूल ऑफ लॉ दिया था प्रोफेसर डाइसी ने। ठीक है, प्रोफेसर डाइसी ने दिया था। अब हम जानेंगे विधि के एक केस भी हुआ था, जगजीत सिंह बनाम पंजाब स्टेट, तो ये भी हम जानेंगे आगे ये क्या केस था इसके बारे में। हम सबसे पहले जानते हैं विधि के समक्ष समता क्या होता है। विधि के समक्ष समता प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन को प्रतिबिंबित करता है। विधि के शासन में निम्नलिखित आधार है। क्या क्या है विधि के? किसी देश का शासन का आधार सक्षम सभा द्वारा बनाई गई विधियां होंगी। मीन्स जैसे भारत में संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, इसी तरह से किसी भी देश का शासन बनाने के लिए एक सक्षम सभा, जिसे संविधान सभा कहते हैं सामान्यतः, उसके द्वारा बनाई गई विधियां होंगी। समस्त विधियां लिखित होंगी। मीन्स अगर विधि के समक्ष समता रखनी है तो आपको चीजें लिखनी पड़ेगी, है ना। समस्त विधियां लिखित होंगी। राज्य में किसी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, किसी भी वर्ग, जैसे आप चाहो कि ब्राह्मणों को ज़्यादा अधिकार दे दो, क्षत्रियों को ज़्यादा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर के अधिकार प्राप्त है। विधि लागू करने की एक निश्चित प्रक्रिया होगी, मतलब जो विधि लागू होगी वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होगी, तो ये कहलाता है विधि का शासन कहलाता है। ठीक है, विधि के समक्ष समता कहलाता है। अब हमारा आता है विधियों का, ये विधि के समक्ष समता हो गई। अब आता है हमारा विधियों का समान संरक्षण। समाज में अलग अलग वर्गों की परिस्थितियां और आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती है, अतः समाज एक जैसे वर्ग के लिए एक विधि बना सकता है। जैसे महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष कानून संभव है, परंतु राज्य को यह ध्यान रखना होगा कि वर्गीकरण मनमाना या तार्किक ना हो। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दो आधार वर्गीकरण के लिए बताए। कौन कौन से? वर्गीकरण बोधगम्य, अंतरक, इंटेलिजेंस, डिफरेंशिया, अर्थात बौद्धिक और तार्किक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक तार्किक आधार होना चाहिए। उद्देश्य और वर्गीकरण के मध्य तार्किक संबंध होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य और वर्गीकरण हम जो कर रहे हैं उसके बीच भी एक रीजनेबल रिलेशंस होना चाहिए। अब मैं जो ऊपर केस की बात कर रहा था उसमें क्या कहा था? जगजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य जो 2017 में हुआ था, उस केस में क्या हुआ था? इस केस में संविदा कर्मचारियों और स्थायी कर्मचारियों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया था, परंतु इन दोनों के कार्य की प्रकृति एक जैसी थी। इसमें संविदा कर्मचारियों का वेतन स्थायी कर्मचारियों की तुलना में कम था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्गीकरण को मनमाना और अतार्किक बताया और निर्धारित किया कि यदि कार्य की प्रकृति और उत्तरदायित्व समान है तो समान कार्य के लिए समान वेतन ही दिया जाएगा। ठीक।
ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन ही दिया जाएगा। किस स्थिति में? इसमें ये बोला था कि इन्होंने दो तरह से कार्य में डिवाइड कर दिया था, एक तो परमानेंट बेसिस पे और एक एडहॉक बेसिस पे। तो एडहॉक बेसिस की सैलरी कम थी, परमानेंट की ज़्यादा थी, और जबकि काम दोनों एक ही कर रहे थे, दोनों एक ही काम कर रहे थे, तो फिर कोर्ट ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, आप भले प्राइवेट हो या एडहॉक हो। ठीक है, एक और केस आया था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम केस 2015। ये केस में क्या होता है, यहाँ उम्मीदवारों के लिए पंचायत में शिक्षा और शौचालय को अनिवार्य कर दिया था। मतलब जो शिक्षित होगा और जिनके घर में शौचालय होगा वो उम्मीदवारी अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर याचिका दायर की गई। न्यायालय ने अपने निर्णय में वर्गीकरण को बौद्धिक बताया और कहा कि वर्गीकरण का उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, अतः उद्देश्य और वर्गीकरण में तार्किक संबंध है, और वर्गीकरण को संवैधानिक घोषित किया। मतलब इन्होंने बोला कि आपने जो शिक्षा और शौचालय की अनिवार्यता की है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्योंकि उम्मीदवार तो कोई भी खड़ा हो सकता है, भले ही वो अनपढ़ हो या उसके घर में शौचालय नहीं हो। लेकिन फिर कोर्ट ने इस वर्गीकरण को उचित माना, क्योंकि इससे ये जो तार्किक है ना, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, तो एक सकारात्मक पहल है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि आप ये वर्गीकरण संवैधानिक घोषित किया जाता है। अब अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद भी है। क्या अपवाद है? जैसे आर्टिकल 361 और 362 पद की शक्तियों के उपयोग है ना, इसके 361 और कुछ वर्गों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल और राष्ट्रपति एक विशेष तौर पर इनको अधिक अधिकार मिले होते हैं। तो क्या होता है, आर्टिकल 361 के पद की शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति या राज्यपाल है, तो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अगर कोई कार्य करते हैं तो न्यायालय उन्हें प्रश्नगत नहीं कर पाएगा। किसी क्रिमिनल मामले में केस पद छोड़ने के बाद ही चलाया जाएगा। मीन्स राज्यपाल और राष्ट्रपति पे अगर कोई क्रिमिनल मामला आता है तो उन्हें पद छोड़ने के बाद ही वो, मतलब क्रिमिनल मामला आता है तो केस जो है वो पद छोड़ेंगे, उसके बाद ही केस चलाया जा सकता है। क्योंकि ये पोस्ट होती है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल की, ये बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है। अगर इन पे इस तरह का केस लगाया जाता है तो हर कोई इस पे इस तरह के आरोप लगा सकता है, इसलिए इनको केस पद छोड़ने के बाद ही केस चलाया जाएगा। पद पर रहते हुए किसी भी मामले में गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। अगर पद पर है तो आपको गिरफ्तार करने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। किसी सिविल मामले में केस 2 महीने के नोटिस जारी करके ही दायर किया जा सकता है ना। अगर कोई सिविल मामला है तो आपको 2 महीने का नोटिस देना होगा, उसके बाद ही आप नोटिस करने के बाद ही, मतलब सिविल मामले में अगर केस दर्ज करना है तो आपको 2 महीने का पहले नोटिस देना होगा। ठीक है, अब आता है हमारा एक और, जो सांसद और विधायकों के बारे में। अनुच्छेद 105 और 194 के अधीन सांसदों और विधायकों को संसद और राज्य विधानमंडल में कही गई किसी बात या किसी कृत्य के लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 105 और 194 जो सांसद और विधायकों का है, ये विशेषाधिकारों के संबंध में, अगर ये संसद में कुछ भी कहते हैं तो वो उनके लिए प्रश्नगत नहीं किया सकता है। ठीक है, संसद के अंदर यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट होता है कभी कभी, आर्टिकल 19A है ना, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इनकी जो स्वतंत्रता है, इन दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता रहता है। अब आता है हमारा 361A के अधीन पत्रकारों को संसद और राज्य विधानमंडल के सत्य प्रकाशन और प्रसारण के संदर्भ में उन्नति प्राप्त है। मतलब आर्टिकल 361A में ये बताया गया है कि अगर कोई पत्रकार या न्यूज चैनल संसद का प्रकाशन करता है या प्रसारण करता है तो उन्हें भी छूट प्रदान की गई है। ठीक है, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और राजदूतों और यूनाइटेड नेशन के कर्मचारियों को भारतीय कानून से मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, जो मतलब काउंसिल, भारत में जो लोग रह रहे हैं विदेश के, जैसे राजदूत वगैरह, कर्मचारी यूनाइटेड नेशंस के, उनको भी छूट दी जाती है। अनुच्छेद 39B और 39C से संबंधित नीतियों को लागू करने के क्रम में आर्टिकल 14 के उल्लंघन को स्वीकृति प्राप्त है। ये एक विशेष केस है जो इंदिरा गांधी के समय हुआ था कि आर्टिकल जो 39B और 39C संपत्ति से संबंधित है कुछ, है ना, तो इसमें समान अधिकार का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 14 के तहत। ठीक है, ये इन्होंने बताया इसमें। अब अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 हमारे क्या है, भेदभाव से मुक्ति के बारे में बताता है। 15 क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है? राज्य किसी नागरिक से केवल धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी आप मूल वंश के हो, आपकी कोई प्रकार की जाति हो, लिंग हो, आप मेल हो या फीमेल या और कुछ भी हो, जन्म स्थान आपका कहीं भी हो, इसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) क्या है? कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन दुकानों से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक जैसे कहीं भी घूम सकता है, दुकानों पे जा सकता है, भोजनालय में जा सकता है। राज्य के द्वारा पूर्णतः या भागतः निर्मित सार्वजनिक कुएं, तालाब आदि के प्रयोग से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। मतलब सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक जो घाट वगैरह होते हैं वहाँ जा सकता है, किसी तरह का वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 15 क्लोज 1 और 15 क्लोज 2 के कुछ अपवाद भी है, तो वो क्या अपवाद है? ठीक है, वो दिया है आर्टिकल 15 क्लोज 3 में। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा और अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य ने महिलाओं के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल श्रम संरक्षण और प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सो जो बच्चों के यौन शोषण से संबंधित है, प्रतिषेध आदि अधिनियम पारित किए हैं। आर्टिकल 15(4) क्या है? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है 1951 में। मद्रास राज्य ने मेडिकल कॉलेज में सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुरूप अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया था। इसे चंपकम दोराई राजन द्वारा चुनौती दी गई क्योंकि यह अनुच्छेद 15 क्लोज 1 के विरुद्ध था। न्यायालय ने मद्रास राज्य के कानून को शून्य घोषित कर दिया और इसके विरुद्ध संसद ने संविधान संशोधन करके प्रावधान किया कि राज्य के अधीन शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया जा सकेगा। मीन्स ये ST/SC और ST/SC के आरक्षण से संबंधित था। अब आता है हमारा आर्टिकल 15 क्लोज 5। ये 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण किया जा सकता है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, निजी उच्च मतलब हायर एजुकेशन में इनको ST/SC को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, अभी जो रिसेंट में एक जो EWS का आरक्षण जोड़ा गया है, EWS, ठीक, EWS संविधान का संशोधन हुआ है अभी, इसमें 10% रिजर्वेशन प्रदान किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को। तो ये क्लोज जोड़ा गया है 15(6) सब क्लोज A। इसके अनुसार राज्य क्लोज 4 और 5 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। ठीक है, 15 क्लोज 6 सब क्लोज B ये भी जोड़ा गया है। इसके अनुसार ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब आता है हमारा आर्टिकल 16। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि ये अवसर की समानता से जुड़ा हुआ है लोक नियोजन में। मीन्स गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जहाँ भी लोक नियोजन के कार्य होते हैं वहाँ पे अवसर की समानता प्रदान करता है। तो इसमें भी कुल 5 क्लोज है और एक और अभी जोड़ा है कोर्ट ये EWS के मामले में, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आर्टिकल 16 क्लोज 1 क्या है? राज्य के अधीन पद या नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता प्राप्त है, परंतु राज्य पद के लिए अर्हताएं और मानक तय कर सकता है। ठीक है, राज्य मतलब वो बना सकता है कि जिस तरह से मानक रहेंगे, किस तरह से आपको अर्हताओं में आपको खरा उतरना है। ठीक है, आर्टिकल 16(2) में क्या लिखा है? राज्य के अधीन पदों पर नियोजन में केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, उद्भव, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर ना तो किसी नागरिक को अपात्र घोषित किया जाएगा, ना ही उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें उससे भी कुछ 1-2 एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, जैसे धर्म उसमें भी था, जाति भी थी, लिंग भी था, मूलवंश भी था, इसमें उद्भव भी जोड़ा है और जन्म स्थान तो उसमें भी था, और निवास स्थान जैसे आप रहने वाले मध्य प्रदेश के और दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली जो में वैसा कुछ खुलता है तो वहाँ भी आपको डिपेंड नहीं किया जा सकता है। मतलब आपसे ऐसे कुछ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दिल्ली संघराज्य के द्वारा, है ना, के आधार पर ना तो। ठीक है, अपात्रता का संबंध नियोजन के आरंभिक चरण में है, जबकि भेदभाव प्रोन्नति में संबंधित है ना, प्रोन्नति में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ अपवाद भी है, हम जानेंगे प्रोन्नति से संबंधित। ये जो भी चीजें हैं मैं आगे आऊंगा, आरक्षण जब हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत आरक्षण आएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लोज 3 ये इसमें क्या लिया? राज्य कुछ पदों के को निवास स्थान के आधार पर आरक्षित कर सकता है, परंतु ऐसा कानून प्रत्येक दशा में संसद द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऐसा कानून प्रत्येक दशा में संसद द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है,
1900 मतलब राज्य निवास स्थान के आधार पर, देखो राज्य कुछ पदों को निवास स्थान के आधार पर आरक्षित कर सकता है, परंतु ऐसा कानून संसद द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण केस आएगा नरसिंह राव बनाम आंध्र प्रदेश। इसमें क्या कहा था मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। 1970 में नरसिंह राव बनाम आंध्र प्रदेश केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी राज्य का कोई एक भाग निवास स्थान के आधार पर आरक्षण नहीं घोषित किया जा सकता। निवास स्थान के लिए संपूर्ण राज्य को एक इकाई माना जाएगा। मीन्स राज्य पूरे राज्य के आधार पर ही वो दिया जाएगा। जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश है, आपका पूरा मध्य प्रदेश है, इसमें बोल दिया कि जैसे ये निमाड़ क्षेत्र है, ये पूरा निमाड़ क्षेत्र है, तो आप बोल दो कि निमाड़ी लोगों को आरक्षण दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, पूरे मध्य प्रदेश के आधार पर ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आरक्षण का प्रावधान है। अब आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 ये क्या है, ये आरक्षण संबंधित है, ये बहुत बड़ा मैटर है, तो इसको मैं बताता हूँ। राज्य के पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, यदि राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो राज्य इनके लिए सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। डायरेक्ट ये आरक्षण से संबंधित है। अब इसका आरक्षण को हम जानेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है। आरक्षण का उद्देश्य समाज में पिछड़े वर्गों को ये विश्वास पैदा करना है कि वो प्रशासन में समाज के अन्य वर्गों के समान ही भागीदार है और उन्हें बेहतर सामाजिक स्थिति उपलब्ध है। ये सिद्धांत सामाजिक न्याय की अवधारणा से प्रेरित है। सामाजिक न्याय की अवधारणा से प्रेरित है। भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान कैसे की जाती है? ब्रिटिश काल में ही कुछ जाति और जनजातियों को पिछड़ेपन के आधार पर चिन्हित किया गया था और उन्हें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था। इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों को स्वतंत्र भारत में लोक नियोजन में आरक्षण दिया गया और साथ ही इनके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों को चिन्हित करने के लिए प्रयास भी आरंभ किए गए। 1973 में काका कालेकर आयोग गठित किया गया जिसने महिला और कुछ जातियों को, जिसमें से लगभग 25 जातियां थी, को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में चिन्हित किया और इन्हें लोक नियोजन में आरक्षण देने के लिए सुझाव दिया, परंतु इस आयोग के सुझाव लागू नहीं किए गए। जो काका कालेकर आयोग है इसकी सिफारिशों को नहीं माना गया। ठीक है, अब आता है हमारा 1953 में बना था काका कालेकर आयोग। अब आता है 1977 में वीपी मंडल आयोग बना था। इस आयोग ने लगभग 2500 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में चिन्हित किया। इन जातियों की भारतीय जनसंख्या में भागीदारी 54% थी, अतः इनके लिए 27% आरक्षण की मांग की गई। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, जिसे व्यापक विरोध हुआ। ठीक है, 1990 के दौरान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा चला था जिसे हम मंडल कमंडल कहते हैं। मंडल ये आरक्षण से संबंधित था और कमंडल किससे संबंधित था? जो बाबरी मस्जिद से संबंधित था। राम मंदिर जो वर्तमान में 22 दिसंबर को अभी इसका भव्य उद्घाटन होने वाला है। इसकी वास्तविक नींव मानी जाए तो 1990 में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो यात्रा निकाली थी तो उससे संबंधित है। मतलब जब बहुत उन्होंने मेहनत करी थी, जब जाके आज हमारा राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो मंडल कमंडल की एक बात चलती है। मंडल और कमंडल एक साथ चले थे, कमंडल। ठीक है, मतलब एक तरह से यात्रा निकाली थी तो कमंडल उस संबंध में कहते हैं। मंडल क्यों कहते हैं कि मंडल आयोग गठित हुआ था। कमंडल मतलब कमंडल हाथ में लेके गए, हम राम मंदिर बनवाएंगे, इस तरीके से। कौन लेके गए थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, 1993 में इंदिरा साहनी केस हुआ जिसे मंडल केस के नाम से भी जानते, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, अब इंदिरा साहनी केस हुआ 1993 में। ये बहुत लैंडमार्क केस है आरक्षण के संबंध में। ये आज भी बहुत ही प्रचलित होता है जब भी कोई आरक्षण से संबंधित विवाद या आता है, जैसे नागराज का केस होगा और बहुत सारे जो आरक्षण से संबंधित केस है उसमें इंदिरा साहनी का नाम जरूर आता है, आप याद रखिए। अब इसने क्या क्या इसमें रिकमेंडेशन दी थी इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने? अनुच्छेद 16 में आरक्षण का आधार सामाजिक है ना कि आर्थिक, मतलब सोशल रूप से आपको आरक्षण दिया जाएगा। किसने कहा? इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने कहा। न्यायालय ने जाति को वर्ग के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, जाति को एक वर्ग मान लिया। पिछले वर्गों को पिछड़े और अति पिछड़ों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आरक्षण की सीमा किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं हो सकती है। 50% से ज़्यादा सीमा नहीं हो सकती आरक्षण की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कैरी फॉरवर्ड रूल दिया था, जिसके अनुसार यदि किसी वर्ष आरक्षित वर्ग की सीटें नहीं भरी जा सके तो अगले वर्ष
की सीटों में तो उन्हें अगले वर्ष की सीटों में जोड़ दिया जाना चाहिए और 50% के नियमानुसार पुनः विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई कैटेगरी मान लो एसटी कैटेगरी की सीटें नहीं भराई है तो इन्हें आगे वर्ष में जोड़ दी जाएगी और उन्हें 50% के आधार पर पुनः विभाजित किया जाएगा। अपने निर्णय में न्यायालय ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार यदि किसी वर्ग की सामाजिक स्थिति आरक्षण प्राप्त करके बेहतर हो गई हो तो उसे आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया जाना चाहिए। ये ओबीसी में भी वर्तमान में लागू है। वर्तमान में क्रीमी लेयर होती है जिसकी सीमा 8 लाख है ना। अगर कोई परिवार 8 लाख रुपए से ज़्यादा प्राप्त करने लगा है तो उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा और उसका आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी का 27%। ठीक है, अगर उसकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है। आरक्षण नियुक्ति के आरंभिक बिंदु पर दिया जाएगा, प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, आरक्षण मतलब शुरुआत में दिया जाएगा अब जब आपकी जॉब लगेगी, फिर आपका प्रमोशन वगैरह में नहीं देखा जाएगा। प्रमोशन तो फिर आपका वैसे ही होगा जैसे बेसिक रूल्स रहते हैं। तकनीकी या विशिष्ट ज्ञान वाले क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब तकनीकी आप जैसे कोई ऐसी चीज़ बन रही है जैसे मान लो कि आप कुछ ऐसा सोच, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कोई टेक्नीशियन की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत है तो वहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा इसने बोला। आरक्षण उपलब्ध कराते समय अनुच्छेद 335 में दिए गए निर्देश जो प्रशासनिक क्षमता और दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इसने बोला कि आरक्षण को उपलब्ध कराते समय अनुच्छेद 335 में दिए गए जो प्रशासनिक दक्षता, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो मिनिमम जैसे सी सेट होता है और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट तो आपको पास करना होगा। ठीक है, तो भले उनकी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लिस्ट चली जाए, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इन सबकी कट ऑफ अलग अलग चली जाए, लेकिन इनको मतलब एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया सभी श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को पार करना आवश्यक होगा। अब इस जो लैंडमार्क जजमेंट दिया कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में, इसमें संसद ने क्या किया, संसद की प्रतिक्रिया क्या आई। संसद ने इंदिरा साहनी के निर्णय के विरुद्ध संविधान में 4 संशोधन किए। कौन कौन से? पहला 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया। इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16 क्लोज 4 सब क्लोज ए जोड़ा गया और प्रावधान किया गया है कि यदि अनुसूचित जाति जनजाति के उच्च पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें आरक्षण में प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उनने बोला कि प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, किसमें? इंदिरा साहनी केस में। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने संसद ने 77वें संविधान संशोधन के तहत ये बोल दिया कि अगर अगर आपका एसटी एससी का एसटी एससी ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उच्च पदों में तो फिर उन्हें आरक्षण में भी प्रोन्नति प्रदान की जाएगी। ठीक है, नौकरी के बाद भी उनको आरक्षण मिलेगा। अब आता है 85वां संविधान संशोधन 2002 में किया था संसद ने। इसके द्वारा 16 क्लोज 4 और सब क्लोज ए की भाषा में परिवर्तन किया गया और प्रोन्नति के साथ परिणामिक ज्येष्ठता है ना, कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, परिणामिक ज्येष्ठता, ठीक है, ये भी बताया गया है कि आप उससे भी उसमें ज्येष्ठता भी आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे अन्य कैटेगरी आपको प्रोन्नति में आपकी अगर कोई कैटेगरी है तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको परिणामिक ज्येष्ठता भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये एक विशेष वर्गों के लिए विशेष पहल है। अब आता है 81वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था। इसके द्वारा 16 सब क्लोज 4 सब क्लोज बी जोड़ा गया और निर्धारित किया गया कि यदि किसी वर्ष आरक्षित श्रेणी के पद नहीं भरे जा सके तो उन्हें अलग श्रेणी माना जाएगा और उन पर भर्ती आरक्षित वर्ग के नागरिकों के द्वारा ही किया जाएगा। अगर मान लो एसटी, एससी, ओबीसी इनमें से अगर किसी साल सीटें नहीं भराती, उम्मीदवार नहीं आते हैं तो अगले साल इन्हीं कैंडिडेट के द्वारा इस पर वापस भरा जाएगा, इसे जनरल में मर्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है 82वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 335 में संशोधन करके भर्ती के लिए अहर्ता का अधिकार परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था को दे दिया गया। आर्टिकल 335 में भी संशोधन किया गया और बोला कि जो अहर्ता संबंधी अधिकार है वो जो संस्था आयोजित कराएगी एग्जाम उससे जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो व्यापम अहर्ता निर्धारित करती है, अभी उसका नाम ESB हो गया है ना, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ हो गया, MPPSC हो गया, UPSC होगा, ये अपने हिसाब से वो कट ऑफ वगैरह डिसाइड करते हैं।
अब एक एम नागराज केस हुआ था। इस केस में 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संविधान संशोधन को आधारभूत ढांचे के विरुद्ध होने के कारण चुनौती दी गई। ठीक है, ये जो अभी ऊपर मैंने संशोधन बनाया, इनको बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर चुनौती दी गई। किसमें? एम नागराज केस में, और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अर्थात ये संशोधन संवैधानिक घोषित कर दिए गए, मीन्स सही बताया ये संविधान संशोधन। हाल ही में एम नागराज केस के निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए या नहीं, 5 जजों की बेंच की गठित कर दी गई और ये मामला विचाराधीन है। और इस पर भी अभी निर्णय आ चुका है, कुछ दिनों पहले निर्णय आ गया और इसे वापस संवैधानिक घोषित किया गया। परंतु SC ST प्रोन्नति में आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की बात कही जा रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर ST SC में आप प्रोन्नति में आरक्षण के समय क्रीमी लेयर यूज कर सकते हैं, जिनकी अगर अच्छी इनकम हो गई है, मतलब ज़्यादा इनकम हो गई है, तो फिर उनमें क्यों आरक्षण दिया जाए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बोला है। वहाँ पे आप क्रीमी लेयर, जैसे OBC में क्रीमी लेयर लग रहा है कि नहीं, ऐसे ST SC में भी क्रीमी लेयर लगाने की बात कही है एम नागराज केस में। लेकिन अब आगे सब कुछ संसद पर निर्भर रहता है, सरकार पर निर्भर रहता है कि वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। कोर्ट तो मात्र आधारभूत ढांचे के हिसाब से संसद द्वारा बनाई गई विधियों का मूल्यांकन कर सकता है या फिर उन्हें नल और वॉइड घोषित कर सकता है उसके आधार पर कि ये संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। मुख्य फैसला तो सरकारों को ही लेना होता है। एक मिनट, अब आता है, हम देखते हैं इसमें न्यायपालिका का नवीन दृष्टिकोण क्या है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। न्यायपालिका का नवीन दृष्टिकोण है, जाट आरक्षण पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में कहा कि बदलती परिस्थितियों के साथ जाति से अलग नए आधारों की खोज आरक्षण के लिए की जानी चाहिए। उसने तृतीय लिंग का उदाहरण देते हुए राज्य को सुझाव दिया कि वो भी इसी प्रकार के नए आधारों को आरक्षण के लिए निर्धारित करे और आरक्षण का लाभ उन्हें प्रदान करने का प्रयास करे जिन्हें वास्तव में इनकी आवश्यकता है। मतलब बहुत सारे, जैसे जाट आरक्षण हो गया, मराठा आरक्षण हो गया, ये लोग भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमें और कुछ अन्य आधार पर भी देखना चाहिए जिस पर उन्हें आरक्षण दिया जा सके। जैसे थर्ड जेंडर का केस हो गया है ना, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह होती है, तो उसके आधार पर भी बोल रहा है कि अगर आप इस तरह के करोगे तो इससे वास्तविक रूप से आरक्षण का लाभ उन्हें प्रदान किया जा सकता है। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण का क्या मुद्दा था, ये पहले जैसे जाट और पटेल वगैरह भी मान लीजिए और मराठा वगैरह, ये लोग आर्थिक आरक्षण आधार पर भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 1 जनवरी 2016 को गुजरात में उच्च शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में उच्च वर्ग के गरीब व्यक्तियों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान अध्यादेश जारी करके किया गया था। इस अध्यादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित किया और निम्नलिखित आधार तय किए। क्या किए? आरक्षण सामाजिक न्याय का साधन है, गरीबी मिटाने का नहीं। उसने बोला कि सोशल जस्टिस प्राप्त करना है या आपको अमीर बनना है, इस तरीके से। तो सोशल जस्टिस अगर आ गया है तो फिर गरीबी का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, आप मतलब सामाजिक रूप से समान हो गए। ठीक है, भले पंडित गरीब हो या शूद्र अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं उन्हें। ठीक है, सामाजिक रूप से आप बराबर होने चाहिए, पंडित और शूद्र बराबर माने जाने चाहिए, ना कि शूद्र करोड़ रुपए कमा रहा है और पंडित बेचारा भीख मांग रहा है। तो ये उसका आधार नहीं, उसका ये आधार है कि आपकी मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए। अध्यादेश द्वारा किया गया आरक्षण पार्ट 50% से अतिरिक्त था, अतः ये इंदिरा साहनी केस के विरुद्ध था। अब वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में आरक्षण जाति के आधार पर है और आर्थिक आधार पर आरक्षण का न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित किया है। अब इसमें एक केस आता है हाल ही में ईडब्ल्यूएस जो पारित हुआ 10% आरक्षण, वो भी तो आर्थिक आधार पर है, फिर इसे असंवैधानिक घोषित क्यों नहीं किया? इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो इंदिरा साहनी से केस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अलग तरीके का आरक्षण दिया गया है, ये जो 50% सीमा है इससे इतर दिया गया है, संविधान में ही लिख दिया गया है कि जो 50% है, मतलब इस तरह से
इंदिरा साहनी के कोर्ट ने भी इसको मान लिया है कि ये संवैधानिक है, इसमें किसी तरह का मतलब वो ऐसा असंवैधानिक घोषित नहीं होगा। ठीक है, अब आता है हमारा आर्टिकल 16(5). इसमें क्या है, किसी संप्रदाय, धर्म या जाति के आधार पर गठित संस्था में राज्य उस विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय के व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, इससे भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये सिंपल सा है, मीन्स कोई हिंदू धर्म से संबंधित कोई चीज़ है तो उसमें केवल हिंदू को ही नियोजित किया जाएगा, इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा। ठीक है, या कोई मुस्लिम संस्था है तो उसमें मुस्लिम को ही भर्ती किया जाएगा, इस तरह से कोई उसमें भेदभाव नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो धर्म से, संप्रदाय से जुड़ी हुई है। अब आता है हमारा आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, जो छुआछूत कहलाता है। ठीक है, अस्पृश्यता हिंदू धर्म की बुराई थी जिसमें कुछ जातियों को समाज की मुख्य धारा में प्रवेश से वर्जित किया गया और इसे दूर करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया है। संसद ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया और इसे 1976 में सिविल नागरिक अधिकार के रूप में संशोधित कर दिया गया। इसमें अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बताया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न को रोकने के लिए SC/ST अट्रोसिटी पारित किया गया है, जिसके माध्यम से इन वर्गों के उत्पीड़न को रोकने का प्रयास किया गया है। यह राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए अधिकार है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, यह आपको याद रखना है। और ये आर्टिकल 16 सब क्लोज 6 जो EWS के टाइम जोड़ा गया है, इस अनुच्छेद में क्लोज 4 में वर्णित वर्गों से इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% का आरक्षण दिया जाएगा, सुविधा मिलेगी, EWS से संबंधित है। अब आता है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ये भी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है। पहले जैसे केसर हिंद उपाधि दी जाती थी और अंग्रेज द्वारा बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, तो उनका अंत कर दिया गया। राजा महाराजाओं को भी उपाधियां दी जाती, तो इससे समानता के अधिकार को हनन होता था, इसलिए उपाधियों का अंत भी किया गया है। ठीक है ना। अनुच्छेद 18(1) में क्या लिखा हुआ है, 18 सब क्लोज 1, राज्य सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर, सेना मतलब सेना में जैसे रैंक वगैरह प्रदान करती है, और शिक्षा संबंधित उपाधियों को छोड़कर किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा, किसी को भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18 सब क्लोज 2 में क्या लिखा है, कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। सब क्लोज 3 में क्या लिखा है, 18 सब क्लोज 3 में, किसी विदेशी व्यक्ति जो भारत में राज्य के अधीन किसी पद पर है, अन्य किसी देश में राष्ट्रपति की अनुमति से ही उपाधि ग्रहण करने का अधिकार होगा उसे, है ना। 18 सब क्लोज 4 में क्या लिखा है, राज्य के अधीन पद धारण करने वाला नागरिक या गैर नागरिक किसी अन्य देश से भेंट, सम्मान या कोई पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्राप्त नहीं करेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण केस हुआ था जिसे बालाजी राघवन केस 1996 कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को अलंकरण बताया और निर्धारित किया कि इनका प्रयोग नाम के साथ उपाधि के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई लिखता है जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फिर उनको उपाधि मिल गई, तो इस तरह से नहीं बोल रहे हैं। बालाजी राघवन केस में ये बताया कि इसको अलंकरण बताया है। ठीक है, बोले कि अलंकरण है, इनका प्रयोग नाम के लिए पहले उपाधि के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। याद रखना, बालाजी राघवन केस। ठीक है, अब स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही याद रखते हैं कि समानता का अधिकार क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन कौन सा आर्टिकल है, महत्वपूर्ण उपबंध कौन कौन से है, कौन कौन से महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुए हैं और कौन कौन से केस इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें इंदिरा साहनी केस और आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान जुड़े हुए हैं। इसी संबंध में मैंने एक आंसर राइटिंग के तहत इसी चैनल पर रील्स बना के आरक्षण संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ आंसर लिखे, आप उनको चेक करेंगे तो आप और में कुछ आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे और आपको अच्छा लगेगा उनको आंसर पढ़ के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।